हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड यूट्यूब चैनल हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो। आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अभी पता नहीं है, देखते हैं किसमें वीडियो डाले। अगर ब्लैक डायमंड में डालना रहा तो शायद उसमें डाल देंगे, तो लास्ट में पता चलेगा। चलिए, जूलॉजी एक काम करता हूँ, मैं ब्लैक डायमंड में ही डाल देता हूँ ताकि आपको एक डेमो वीडियो जैसा मिल जाए। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एमपीपीएससी का माइंस इंस्पेक्टर जो पोस्ट निकला है, इसके लिए जो जूलॉजी वाला पोर्शन, जो कि माइनिंग वालों के लिए जो जूलॉजी वाला पोर्शन है, उसको मैं शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने अपने बैच में एमटी वगैरह सब क्लियर कर चुका हूँ और लेजिस्लेशन वगैरह भी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप एमपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का बैच लेना चाहते हो तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पहले का मिल जाएगा। साथ ही साथ लाइव जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। तो पूरा ए टू जेड पोर्शन, जो टेक्निकल पोर्शन है वो तो मैं खुद पढ़ाऊंगा पूरा ए टू जेड पोर्शन, और जो नॉन टेक पोर्शन है उसका मैं गाइड कर दूंगा या बहुत सारा अलग अलग टीचर का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए मैं अलग से चार्ज नहीं कर रहा हूँ। नॉन टेक पोर्शन का आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। एमपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर जूलॉजी का आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं क्लासेस तो 880 रुपये फी है मात्र। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक के लिए फी है। ठीक है। अगर ये क्लासेस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर 6200 670 155, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। प्लीज मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, और व्हाट्सअप पे ही मैसेज कीजिएगा। एमपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का बैच, साथ ही ओवरमैन का बैच चल रहा है, माइनिंग सरदार का बैच चल रहा है। अगर आप ये भी लेना चाहते हैं, ठीक है, सेकंड क्लास मैनेजर का तैयारी कर रहे हैं कोल के लिए, तो सब के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैं आपको बाकी का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। तो जैसे कि नाम से ही जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है जियो प्लस लॉजी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। मतलब अर्थ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। यानी कि अर्थ के बारे में मतलब क्या होता है, अर्थ के बारे में जैसे अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे अर्थ में कहाँ पे माउंटेन बना तो कैसे बना, ग्लेशियर कैसे बना, ग्लेशियर का अलग अलग टाइप, उसके बाद अलग अलग टाइप के मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप के मिनरल्स है, उसका ऑकरेंस है, उसका एसोसिएशन है। इसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि रॉक का अलग अलग टाइप है, कैसे बना। फिर पेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के चट्टानों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। स्ट्रेटिग्राफी है, स्ट्रेटिग्राफी में हम लोग बेसिकली हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं। तो ऐसे कर करके बहुत सारा चीज है जो हम लोग अर्थ साइंस में पढ़ते हैं, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो जिससे भी हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो आपका अर्थ है उसका क्रस्ट के बारे में पढ़िए, मेंटल के बारे में पढ़िए, चाहे कोर के बारे में पढ़िए, उसका पास्ट पढ़िए, चाहे उसका प्रेजेंट पढ़िए, चाहे आने वाला उसका फ्यूचर पढ़िए। ये सब कुछ जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी के बारे में आपको पता होगा, डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी किया तो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता होगा। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। तो देखिए, जियोलॉजी का ऐसे तो बहुत सारा ब्रांच है, एक एक के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है और ना आपकी किताबों में मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक आता है फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी होता क्या है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस है, नेचुरल प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि फॉल्ट आ गया, ठीक है, या फिर जो पृथ्वी का टेक्टोनिक मूवमेंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें टकराव हो रहा है, तो ये सभी के सभी आपके फिजिकल जियोलॉजी में ही आएंगे। साथ ही अगर आप वॉल्केनो के बारे में पढ़ें तो ये भी फिजिकल जियोलॉजी में आएगा। अगर आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ें तो ये भी फिजिकल जियोलॉजी में आएगा। ये सभी के सभी आपके फिजिकल जियोलॉजी में ही आएंगे, ठीक है। इरोजन है, वेदरिंग है, इरोजन है, वेदरिंग है, ये सब आपके फिजिकल जियोलॉजी में आने वाले हैं। तो फिजिकल जियोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसा जियोलॉजी जो कि नेचुरल प्रोसेसेस, जो कि अर्थ सरफेस में चेंजेस लाएंगे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल जियोलॉजी में हम लोग जनरली इसके बारे में पढ़ते हैं, ओके। जैसे इरोजन, वेदरिंग, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारा ये सब चीजें। चलिए, इसके बाद सेकंड आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या चीज होता है, तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो रॉक होते हैं ना, रॉक, रॉक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक का कंपोजिशन क्या है, ठीक है, रॉक का कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे आयरन पायराइट का, ठीक है, तो आयरन पायराइट का कंपोजिशन क्या है उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट सेकंड का फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो आयरन पायराइट के बारे में अगर पढ़ते हैं, किसी भी अलग टाइप के चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, उसका कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, या इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। तो ये सब हम पेट्रोलॉजी में
डिस्कस करते हैं। ये सब को हम लोग पेट्रोलॉजी में ही मानते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद मिनरलॉजी ले लेते हैं। चलिए, मिनरलॉजी, मिनरलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, मिनरलॉजी में जिसके नाम से ही आपको पता चलता है, इसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो मिनरल के बारे में वही सब, मिनरल के बारे में स्ट्रक्चर, मिनरल के बारे में कंपोजिशन, मिनरल के बारे में ओरिजिन, मिनरल का स्टेबिलिटी, मिनरल का ऑकरेंस, है ना, ये सब मिनरल 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 और इसका एसोसिएशन। बेसिकली मिनरल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मिनरलॉजी हो जाएगा। रॉक के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो पेट्रोलॉजी हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पेट्रोलॉजी में, पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नाम भले पेट्रोलॉजी है लेकिन बेसिकली पेट्रो का मतलब होता है एक रॉक, ठीक है, पेट्रो का मतलब होता है, सॉरी पेट्रा का मतलब होता है रॉक, लैटिन वर्ड है पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक। तो रॉक के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मिनरलॉजी क्या होता है, जब हम मिनरल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको मिनरलॉजी हो जाता है, कहलाता है। ओके, चलिए, इसके बाद एक होता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, एक होता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या होता है, तो बेसिकली एक ऐसा ब्रांच है जो कि रॉक के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग रॉक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये पढ़ के आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि रॉक का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो देखिए, अलग अलग जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण, अलग अलग जियोमैकेनिकल एक्टिविटीज के कारण अर्थ का बहुत कुछ चेंज हो जाता है, अर्थ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आप डीप जो पढ़ते हैं वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का पार्ट है, स्ट्राइक पढ़ते हैं वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का पार्ट है, फॉल्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का पार्ट है, फॉल्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का पार्ट है, जॉइंट पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का पार्ट है, जॉइंट एंड इसका सेट्स पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का पार्ट है। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जनरली ये सब चीजें आती है। अब आपका क्लियर हो रहा होगा, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन ला सके, ऐसे जियोलॉजी को जो हम पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहलाता है, ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक बार हमको देखने दीजिए, फिजिकल जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। चलिए, इसके बाद एक टर्म आता है स्ट्रेटेग्राफी। स्ट्रेटेग्राफी, स्ट्रेटेग्राफी क्या होता है, तो बेसिकली जो हम एंशियंट चीजों के बारे में पता करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग एंशियंट चीजों के बारे में पता करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। हमको अगर पता चला कि डायनासोर होता था तो वो कैसे पता चला, उसका स्केलेटन मिला, अब किस टाइम का ये कैसे पता चला, तो अलग अलग जगह जो चट्टान मिले थे, अलग अलग टाइम के जो चट्टान मिले थे, उसे हम लोग कोरिलेट किए, ठीक है। कोरिलेट करने के बाद उसको हम लोग डिस्क्राइब किए, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया, स्टार्टा का अलग अलग कैटेगरी में रखे कुल मिला करके, तो इससे हमको पता चला, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल भाषा में समझिए, स्टेटोग्राफी का एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो जियोलॉजिकल स्केल टाइम, ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, स्केल टाइम स्केल है, तो ये भी आपका स्ट्रक्चरल स्टैटिग्राफी के अंदर में आएगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो स्टैटिग्राफी के अंदर में आएगा। इसके बाद हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं इंडियन रॉक का अलग अलग टाइम के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ये भी हमारा स्टैटिग्राफी में आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग फॉसिल्स और उसके यूज के बारे में भी पढ़ते हैं, फॉसिल्स के बारे में और उसके यूज के बारे में भी पढ़ते हैं, तो उसको भी हम लोग बेसिकली इसमें रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहेगा, अगर हम सिर्फ फॉसिल के बारे में पढ़ेंगे तो अलग हो जाएगा। हम लोग फॉसिल को पढ़ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेट करते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक को हम लोग, अलग अलग रॉक का क्लासिफिकेशन अलग अलग समय के हिसाब से हम लोग रखते हैं, तो ये आपका स्ट्रेटिग्राफी के अंदर में आएगा, ठीक है। लेकिन यही वाला अगर हम सिर्फ फॉसिल के बारे में पढ़ें, ठीक है, कि कैसे वो फॉसिल बना था, कैसे वो फॉसिल क्या हुआ था, तो उसको हम लोग एक अलग नाम बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी बेसिकली क्या होता है, पैलेंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉसिल, सिर्फ फॉसिल के बारे में पढ़ेंगे तो वो पैलेंटोलॉजी हो जाएगा। अगर उसका हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल ना पढ़े, क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप के चट्टान से ना पढ़े, अलग अलग कोरिलेशन ना करे, ऐसा कुछ ना करे, सिर्फ फॉसिल के बारे में पढ़े, ये किसका फॉसिल है, कैसे बना था, कितना साल पुराना है, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन पूरा हुआ, ये सब के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो सेपरेट पैलेंटोलॉजी कहलाता है। मतलब जो फॉसिल्स के बारे में खोज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ही अभी एक जगह है गुजरात में कच्छ करके, वहां पे एक नाग देखने को मिला, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, कच्छ गुजरात में क्या हुआ था, एक वासुकी नाम का एक नाग का स्केलेटन देखने को मिला। ऐसा माना जाता है कि ये बेसिकली जो भगवान शिव है उनका जो गले में रहने वाला सांप है, ये उन्हीं को माना गया है। वासुकी इंडिकस इनका पूरा नाम दिया गया है। तो ये बेसिकली कितना है, ये 10 से 15 मीटर तक का हाइट है इसका,
10 से 15 मीटर तक का लंबाई है इसका। अगर आप देखेंगे इसको बाहर से कुछ इस टाइप का देखने को मिला है, ठीक है। ये देखिए तो खैर बनाया गया फोटो है, लेकिन इसका स्केलेटन कुछ इस टाइप का देखने को मिला है। अब एक माइंस था गुजरात के कच्छ में, जीएमडीसी करके कंपनी है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो वो जब माइनिंग कर रहे थे, माइनिंग करते करते लगभग 150-200 मीटर नीचे चले गई थी वो, और उस जगह पे उसको एक स्केलेटन मिला, इस टाइप का स्केलेटन, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली वासुकी नाम का नाग है, जो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का नाग है। हम इसको ऐसा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना नहीं चाहते, बस हम चाहते हैं कि देखिए ये फॉसिल है, ये आपका फॉसिल है। तो जो पैलेंटोलॉजिस्ट था वो बताया कि ये इस चीज का, शुरू में तो लग रहा था कि कोई डायनासोर का हड्डी होगा, लेकिन जब धीरे धीरे खुलता गया तो पता चला 10 से 15 मीटर लंबा सांप है। अब एक बार आप कल्पना कीजिए थोड़ा, कि आप अपने घर पे खड़े हैं, आपका घर जो है, आपका घर का जो कमरा होता है जनरली 3 मीटर हाइट का होता है, ठीक है। आप ऐसा सोचिए कि ऐसा ऐसा 3 मीटर वाला कम से कम 5 फ्लोर है, ठीक है। ऐसा ऐसा 3 मीटर वाला कम से कम 5 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। अब सोचिए फिफ्थ फ्लोर में के छत पे आप खड़े हैं, और आपको एक शेष नाग जो कि कुंडी मार के बैठा है, वो आपके सामने खड़ा है, जमीन में है वो शेषनाग, और वो आपके सिर के पास फन काढ़े खड़ा है 5 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर। तो सोच सकते कितना बड़ा सांप का स्केलेटन मिला है। तो ये कैसे पता चला, ये कौन पता लगा, ये पैलेंटोलॉजिस्ट पता लगा। पैलेंटोलॉजिस्ट इसके बारे में पता किया, खोजा, खोजबीन किया, उसके फॉसिल्स को स्टडी किया, उसके बाद पुराने एवोल्यूशन को देखा, उसके बाद बताया कि इतना साल पुराना है और ये पर्टिकुलरली इस चीज का है। फिर उसको एक नामांकन दिया गया, ठीक है। चलिए, तो ये पैलेंटोलॉजिस्ट कहता है, ये क्या है, पैलेंटोलॉजिस्ट कहता है। इसके बाद एक टर्म आता है हिस्टोरिकल जूलॉजी, इसको भी थोड़ा समझते हैं। हिस्टोरिकल जूलॉजी, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो हिस्टोरिकल जूलॉजी बराबर आप लिख सकते हैं स्टैटिग्राफी, स्टैटिग्राफी प्लस पैलेंटोलॉजी, प्लस पैलेंटोलॉजी, ठीक है। स्टेटोग्राफी बराबर प्लस पैलेंटोलॉजी बराबर हिस्टोरिकल जूलॉजी। मतलब कोई भी चीज का अगर हमको हिस्ट्री पता करना होता है ना, जैसे अर्थ का हिस्ट्री क्या है, जैसे वो जो सरफेस था उसका हिस्ट्री क्या है, उस पर्टिकुलर जगह का हिस्ट्री क्या है जहाँ के बारे में पता करना है, तो हम क्या करते हैं स्टैटिग्राफी, यानी कि पुराना पुराना जो चीज मिला है, जैसे पुराना टाइप के जो चट्टान मिले हैं उनको कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट वहां पे मिले होंगे उस टाइम के, उस इन्वायरमेंट को हम लोग एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। इसके बाद वहां पे बहुत सारे फॉसिल्स मिले होंगे, उस फॉसिल्स को हम देखते हैं, अलग अलग छोटे 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 फॉसिल्स, बड़े फॉसिल्स, है ना। इसमें ये बहुत सारी चीजें मिले होंगे, उन सभी चीजों को जब हम कोरिलेट करके उसके हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह का इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे परिवर्तन आया है, तो उसको हम लोग हिस्टोरिकल जूलॉजी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल जूलॉजी कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आते हैं आगे। इसके बाद एक आता है इकोनॉमिक जूलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है। इकोनॉमिक जूलॉजी क्या होता है, तो बेसिकली इकोनॉमिक जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग ऐसे ओर के बारे में पढ़ते हैं या कोयला के बारे में पढ़ते हैं जिसको बेचने से पैसा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के इकोनॉमिक मिनरल ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको बेचो तो पैसा मिलेगा, जिनको बेचो, बेचो तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक। अब घर के सामने एक पत्थर मिला, उसको बेच के दिखा देंगे क्या आप, नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वो पत्थर का कोई मोल नहीं, आपके घर के सामने, सबके घर के सामने। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो थोड़ा रेयर पाया जाता है, कुछ ऐसे चट्टान होते हैं जिससे बहुत सारे जेम्स होते हैं, है ना। जैसे सैफियर है, ठीक है। सैफियर का एक तरह से मिनरल कह सकते हैं इसको, ये नॉन मेटेलिक मिनरल में आएगा। ये बेसिकली एक अंगूठी होता है, मूंगा होता है, इसको नीलम बोलते हैं हिंदी में, नीलम, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कुछ मिल जाए, पत्थर चट्टान मिल जाए, चमकीला टाइप का, कुछ अलग टाइप का जो एकदम अलग हो, रेयर हो, तो उसको हम लोग बेच सकते हैं, तो बेचेंगे पैसा मिलेगा, तो वो भी आपका इकोनॉमिक मिनरल नहीं आएगा। तो ऐसे मिनरल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, या ऐसे ओर्स के बारे में पढ़ते हैं, या कोयला के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, देन दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है। जैसे हम ओरिजिन ऑफ कोल पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ कोल पढ़ते हैं, ये भी इसी के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि एक इकोनॉमिक जूलॉजी, इकोनॉमिक मिनरल है कोल, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंडियन कोल डिपोजिट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कोल डिपॉजिट के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम कोल का, ये कोल बोलते हैं, और का डिपॉजिट के बारे में पढ़ रहे हैं, या और डिपॉजिट का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, या हम मिनरल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, मिनरल प्रोसेसिंग भी इसी में आएगा, प्रोस्पेक्टिंग, सॉरी, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग भी इसी में आएगा। अलग अलग जो सैम्पलिंग मेथड्स होता है इसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक जूलॉजी में इतने कुछ होते हैं, अलग अलग किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आप जो किताब रखे हो, है ना, जीवी महापात्रा में भी ये सब दिया हुआ होगा, ठीक है। चलिए, मुझे जहां तक ध्यान है, ओके। इकोनॉमिक मिनरल, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक टर्म आता है माइनिंग जूलॉजी। अब क्या टर्म आता है, माइनिंग जियोलॉजी। तो बेसिकली
जूलॉजी का एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए अगर हम कोई चीज का माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग माइनिंग जूलॉजी कहेंगे। जैसे कोयला निकाल रहे हैं, उसके लिए हमको बहुत सारा जूलॉजी का चीज पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए हमको उसको माइनिंग जूलॉजी कहना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सब ब्रांच है, कुछ ऐसा हो मेजर ब्रांच नहीं है। उसके बाद एक आता है इंजीनियरिंग जूलॉजी। इंजीनियरिंग जूलॉजी ये क्या होता है, ये समझ के चलिए कि आपने एक डैम बनाया, डैम बनाने के लिए आपको सिविल पढ़ना पड़ा, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ा, सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ रॉक मैकेनिक्स पढ़ना पड़ा, जो आपका रॉक होता है, स्टार्टा होता है, उसका हिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ पढ़ना पड़ा, तो उसको आप इंजीनियरिंग जूलॉजी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग जूलॉजी कहेंगे। तो इंजीनियरिंग जूलॉजी जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो उस केस में आपको इंजीनियरिंग जूलॉजी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ चीज आपको बताएंगे जो आपको थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है, समझिएगा। देखिए ऐसा है कि जो हमारा अर्थ है ना, अगर ये बोलेंगे कि अर्थ पूरी तरह से गोल है तो नहीं, ऐसा नहीं। अर्थ हमारा इलेप्टिकल है। कैसा है, इलेप्टिकल, इक्लिप्स जैसा है, पूरा पूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए हम बताते हैं, अगर हम इसका नॉर्थ पोल ले ले ऊपर, साउथ पोल ले ले नीचे, इसके बाद हम क्या करें, ईस्ट इधर ले लेते हैं और वेस्ट इधर ले लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसा ले लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो पोल है हमारा, पोल है, पोल का अगर हम डायमीटर नापेंगे ना, है मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल का लाइन खींच के अगर उसका हम डायमीटर नापेंगे, तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 17,000 सॉरी 12,700, 12,710 किलोमीटर, 12,710 किलोमीटर हो जाएगा अगर हम पोल का डायमीटर नापेंगे। ठीक है, पोल का डायमीटर नापेंगे। इसी तरह से जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट वाले लाइन है, इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर हम इक्वेटोरियल डायमीटर नापेंगे तो हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर क्या हो जाएगा, 12,755 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, 12,755 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले माइनस करते हैं। ठीक है, 710, ये तीनों तो काट देंगे पूरा पूरी, तो ये हो जाएगा हमारा 45। मतलब ऐसा है कि हम एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, कि इक्वेटोरियल डायमीटर जो है ना वो 45 किलोमीटर ज्यादा है। मतलब जो हमारा अर्थ है अगर गोल होता तो इधर जितना डायमीटर होता है नॉर्थ वाला, मतलब पोल वाला जो डायमीटर होता है, सेम डायमीटर आपका इक्वेटोरियल वाला भी होता, सेम डायमीटर आपका इक्वेटोरियल वाला भी होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब हम पोल का नाप रहे हैं तो हमारा 12,710 किलोमीटर निकल रहा है, और जब इक्वेटोरियल नाप रहे हैं तो 12,755 किलोमीटर निकल रहा है, यानी 45 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। 45 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, तो हम इसको गोल कैसे कहेंगे भैया, इसको तो हम गोल नहीं कह सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कि ये इलेप्टिकल है। कैसा है, इलेप्टिकल टाइप का आपका इसका डायमीटर होता है, इलेप्टिकल टाइप का इसका बेसिकली, और ये होता है। ठीक है, शेप होता है ना। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ओके, ओके चलिए। अभी ऐसा कहा गया है कि जो हमारा अर्थ होता है, ये सब पॉइंट नोट करते जाइएगा। जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बाबू, कॉपी निकालो, और जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना, कोशिश करो ऐसे ऐसे लिख लेने का। अगर किताब में आप अंडरलाइन किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन मेन पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अभी जो अर्थ है ना, इसका कुछ कुछ चीज आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए जो अर्थ है इसका एक डेंसिटी होता है सर, एक डेंसिटी होता है। अर्थ एक मैटर है, तो मैटर तो उसका डेंसिटी होगा भैया। तो जो डेंसिटी ऑफ अर्थ होता है ना, ये पूछा है एक आध बार एग्जाम में, अलग अलग इंस्पेक्टर का परीक्षा में पूछा था, हरियाणा वाला पूछा था, आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक, तो अर्थ का जो डेंसिटी होता है ना वो 5.5 होता है डेंसिटी। अर्थ का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 5.5। अर्थ का डेंसिटी कितना होता है, 5.5 होता है। ठीक है, अर्थ का डेंसिटी कितना होता है, 5.5 होता है। ठीक, इसके बाद एक और चीज देखिएगा, जो हमारा अर्थ है, अर्थ को हम लोग दो हिस्सा में बांट देते हैं। ठीक है, बराबर हिस्सा में बांटते हैं, बराबर लग नहीं रहा, मान लीजिए बराबर। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और निचलका वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। नीचे वाला क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऊपरा वाला हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, दो हिस्सा में हम लोग इसको बांटते हैं। अभी देखिए ऐसा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ना जमीन ज्यादा है सर, जमीन ज्यादा है पानी कम, जमीन ज्यादा है पानी कम। और अगर हम साउथ हेमिस्फीयर को बोलेंगे तो यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे बर्फ ज्यादा है, यहाँ पे पानी ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे आपका जमीन कम, यहाँ पे क्या है, जमीन कम है, जमीन कम है, जमीन कम है। ठीक है, जमीन कम है। तो याद रखिएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा। आदमी को क्या लगता है ना, उल्टा लगता है सर, आदमी को लगता है नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो इसमें बर्फ ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, उल्टा है, उल्टा है सर, याद रखिएगा उल्टा है यहाँ। ठीक है, पानी ज्यादा किसमें है, साउथ हेमिस्फीयर में, पानी ज्यादा किसमें है, साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, हम आपको अगर फोटो मिल पाता है तो हम आपको दिखाएंगे। चलिए
हेमिस्फीयर में हम आपको अगर फोटो मिलता है उस टाइप का तो हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए कुछ इस टाइप से हम बांट सकते हैं। देखिएगा ऊपर वाला हिस्सा में देखिएगा जमीन कितना ज्यादा जमीन है, देखिए देखिए जमीन देखिए, और नीचे वाला जमीन कम है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग उसको बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत परफेक्ट दिखा है ये वाला फोटो को देखिए आप, ऊपर वाला में जमीन कितना ज्यादा है, नीचे वाला में जमीन कितना कम है, नीचे वाला में देखिए पानी कितना ज्यादा है, ऊपर वाला में पानी कितना कम। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं टाइम पास नहीं करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए जो हमारा अर्थ है ना भैया, अर्थ हमारा थोड़ा सा झुका हुआ है। अर्थ हमारा क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, अर्थ हमारा क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ। ओके, तो अर्थ का हमारा झुकाव कैसा है सर, तो अर्थ का जो हमारा झुकाव है उसमें जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का जो ग्रेडियंट है वो है 75 डिग्री नॉर्थ, रुको मैं याद करूं, 75 डिग्री 101 डिग्री वेस्ट है ना, 75 डिग्री नॉर्थ 101 डिग्री वेस्ट। मतलब अगर हमको नॉर्थ का ग्रेडियंट, नॉर्थ का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो बताइए नॉर्थ जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसका जो कोऑर्डिनेट है या इसका जो झुकाव है वो 75 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री 101 डिग्री वेस्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम साउथ का बात करेंगे, साउथ का जो मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक साउथ है, उसका अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स का, या हम बात करें कितना झुकाव, तो 67 डिग्री साउथ 143 डिग्री ईस्ट। इसको एक दोबारा रिवीजन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक, यहाँ तक बुझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखिए ऐसा है कि हम लोग मानते हैं अर्थ कैसे बना है, तो इसको लेके बहुत विवाद है, बहुत बड़का बड़का आदमी के पीछे मारपीट हो गया है, कान कबार पड़ा पुड़ी हो गया। ठीक, मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहस बहुत ज्यादा है इसको लेके, इसको लेके बहस बहुत ज्यादा है सर। ठीक है, इसमें क्या है ना कि अलग अलग ग्रुप में बढ़ गया भाई साहब, अलग अलग ग्रुप में बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें दो थ्योरी है, इसमें क्या है, दो थ्योरी है। ओके, बेसिकली इसके अंदर में दो अलग अलग कैटेगरी का थ्योरी, एक का नाम दे दिया गया है इवोल्यूशन से जो बना है, इवोल्यूशन से जो बना है ना, इवोल्यूशन है तो इवोल्यूशनरी कह देंगे। और दूसरा हमारा है कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक। तो दो अलग अलग सिद्धांत है। ठीक है, एक बार हम देख लेते, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा पोपट हो गया। हो रहा है, चलो पोपट नहीं हो रहा है, कभी कभी हो जाता है। चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा धरतिया है, धरती है, उसका दो थ्योरी, दो अलग अलग ग्रुप है। किसी का मानना है कि ये इवोल्यूशन थ्योरी से बना है, किसी का मानना है कि ये आपका कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी से बना है। ठीक है ना? तो ऐसा माना जाता है इवोल्यूशन थ्योरी में कि जब सन बना ना, सन यानी कि जो सूर्य बना, ठीक है, तो जैसे जैसे सूर्य का इवोल्यूशन हुआ, सूर्य के साथ ही साथ प्लैनेट्स का भी इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, द थ्योरी विच सजेस्ट दैट प्लैनेट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ सन। ऐसे थ्योरी को हम लोग इवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं। मतलब ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि सन जिस तरह से बना, साथ ही साथ प्लैनेट्स भी बना, मतलब सन और प्लैनेट्स एक साथ बना, प्लांट्स लिखा जा रहा है, प्लैनेट्स। ठीक है, सन और प्लैनेट एक साथ बना, सन और प्लैनेट एक साथ बना, तो हमारे क्या हो गया, इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी थ्योरी इसको बोला जाता है। ठीक है, इवोल्यूशनरी थ्योरी इसको हम लोग बोला जाता है। ठीक है, हाँ। और कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी क्या है, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी कहा जाता है कि कुछ स्पेशल एक्सीडेंट या कैटास्ट्रॉफ हुआ है ना, जैसे दो गो स्टार सामने से गुजर गया, या दो गो स्टार जो है वो आपस में टकरा गया, है ना। ठीक, तो ऐसा कुछ हुआ, तो उसके कारण इसके बाद लिखा हुआ है द स्टार्स आर सो फार इन द गैलेक्सी द पॉसिबिलिटी ऑफ सच ए कैटास्ट्रोफिक इज देयर प्लस एंटरटेनमेंट। तो कुल मिलाकर बताते हैं, इसमें ऐसा बोला गया कि सन हमारा पहले से था, सन हमारा पहले से था। ठीक है, समझिएगा। इसके बाद दो ठो अलग अलग सन या दो ठो अलग अलग स्टार था, ये दोनों स्टार आपस में या तो टकरा गया, या तो बगल से गुजर गया, या तो बगल से गुजर गया, या तो एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पुश या पुल मिला, जिसके कारण ऐसा हुआ। कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी में क्या है, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी में ऐसा बोला गया है कि सन पहले से था, दो तारा के बीच में या तो टकराव हो गया, या तो बगल अगल से गुजर गया, या एक दूसरे का ग्रेविटी खींच लिया, ऐसा कुछ कुछ हुआ जिसके कारण आपका कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी में माना जाता है कि आपका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उसका इवोल्यूशन हुआ। ठीक, अभी आपको कुछ कुछ हाइपोथेसिस पढ़ना है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रमाण नहीं कर पाया, प्रमाण कर देता तो फिर अलग चीज होता है। हाइपोथेसिस में आपको पढ़ना है कि भाई ऐसा माना जाता है, बड़ा बड़ा आदमी बोल दिया है तो हम लोग भी मान ले रहे हैं, है ना। चलिए,
तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हाइपोथेसिस आता है, इम्पोर्टेंट भी है, न्यूबुलर हाइपोथेसिस। न्यूबुलर हाइपोथेसिस। तो ये बेसिकली दो ठो आपका जर्मन फिलोसफर था। फिलोसफर क्या होता है ना, हम आपको बताते हैं। फिलोसफर क्या होता है, मैं आपको समझाते हैं। जैसे भारत में है संदीप माहेश्वरी, आप जानते होंगे संदीप माहेश्वरी को। ये क्या है, ये फिलोसफर। ठीक है। इसके बाद और भी जितने भी आपके बड़े बड़े धर्म गुरु है, धर्मशास्त्री है, किसी का भी नाम ले लीजिए, है ना, तो वो सभी के सभी आपके फिलोसफर माने जाते हैं। इसी तरह से जर्मन के एक फिलोसफर थे, जर्मन के एक फिलोसफर थे, ठीक है, जिनका नाम था कैंट, जिनका नाम था कैंट। और उसके बाद एक और फिलोसफर थे जिसका नाम था लेपलेस, लेपलेस, लाप्लेस, लाप्लेस, ठीक है, ऐसा करके समझिए, प्लेस है ना, उसके आगे लाग लगा दीजिए। तो कैंट और लेपलेस थे, दोनों का दोनों क्या थे, फिलोसफर। फिलोसफर समझ ही रहे हैं कैसा आदमी है, संदीप माहेश्वरी, इस टाइप के जो लोग हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि साइंटिफिकली प्रूफ किए हैं कि भाई देखो ऐसे है, ये फॉसिल यहाँ मिला, ये टर्नेडो यहाँ मिला, सबसे करके नहीं। अपन एक थ्योरी बनाया और उनको इतने लोग मानते थे कि वो सब पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद, क्योंकि क्या है, इंडिया उस टाइम इतना विकासशील नहीं था। ये 1700 का बात है, 1755, 1755 के आसपास में भारत का ऐसा स्थिति था कि रोटी कपड़ा और मकान के टाइम, हालांकि उस टाइम तक तो संपत्ति भारत के पास बहुत था, लेकिन भारत अगर एजुकेशन के फील्ड में बोलेंगे तो थोड़ा सा पीछे था बाकी कंट्रीज से, है ना। तो लेपालेस और कैंट, ये दोनों फिलोसफर थे, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया और ये हाइपोथेसिस काफी प्रचलित हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि एक बादल है, एक जायंट बादल है, मतलब वास्ट क्लाउड बादल है, वास्ट क्लाउड है, ठीक है? जिसमें हॉट गैसेस भरे पड़े हैं, हॉट गैसेस है, साथ ही साथ डस्ट भी है। हॉट गैसेस और डस्ट का एक बादल है, ठीक है, हॉट गैस और डस्ट का बेसिकली क्या है, एक बादल। इसके बाद क्या है, ये बादल ना आपस में पूरा मिक्स मिक्स किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस बादल में जो गैस है उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, उसका एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसके लॉस होने के कारण क्या हो रहा है, न्यूबुला न्यूबुला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, मतलब पहले बड़ा था फिर और थोड़ा छोटा हो गया। फोटो दिखाएंगे इसका, डोंट वरी, आप मेरे वाला फोटो थोड़ा समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फोटो दिखाएंगे। थोड़ा सा क्या हो रहा है, वो श्रिंक होते जा रहा है, ठीक है, श्रिंक हो जा रहा है ना। अब जब छोटा होते जा रहा है तो इसका स्पीड जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या यूं कहें एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक फोर्स लग रहा है, बोल रहा है कोई चीज घूम रहा है तो उसमें क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई चीज घूमता है तो उसमें लगता है, ठीक है। तो ये घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, ठीक है। घूमते 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 क्या हुआ, अगर मैं इसको सही से बना पाऊंगा तो बना देता हूँ, समझिएगा। पहले क्या था, पहले एक बादल था, पहले क्या था, पहले बादल था, बहुत ज्यादा उसमें क्या था, डस्ट था, बहुत ज्यादा उसमें क्या था, हॉट गैसेस था, अलग अलग टाइप के गैसेस मिले थे। इसके बाद धीरे धीरे ये घूम ही रहा है, ठीक है, ये घूम ही रहा है, तो घूमने के कारण क्या हुआ, अब इसका जो डस्ट है वो धीरे धीरे श्रिंक कर गया, मतलब छोटा हो गया, छोटा, छोटा हो गया, तो इसका स्पीड बढ़ गया, छोटा हो गया तो इसका स्पीड बढ़ गया। और इससे धीरे धीरे ना एक एक करके अलग होते गए, थोड़ा थोड़ा डस्ट का मात्रा जो है वो अलग होते गए और अपना एक ऑर्बिट में घूमने लगे, ग्रेविटी के कारण अपना एक अलग ऑर्बिट में घूमने लगे। और धीरे धीरे यही चीज ठंडा होके बाद में आपका बीच वाला सन बन गया और साइड साइड वाला उसके बाद वाला सभी अलग अलग प्लेनेट बन गया, ठीक है। बिना मतलब का बेतुका बात है, देख के आपको लग रहा है, लेकिन भाई साहब अब लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। फिलोसफर लोग बता रहे हैं आजकल थ्योरी, और वही हम लोग आज तक पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ठीक। चलिए पढ़े जाइए। निबला हाइपोथेसिस में एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ फोटो, अगर दिख पाएगा तो। देखिए कुछ इस टाइप का, ठीक, इस टाइप का। इसको अगर गौर से आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। चलिए, यहाँ पे देखिएगा, ये बादल है, बड़ा सा बादल है, पूरा डस्ट वस्ट है उसमें, क्लाउड वगैरह है, सब बादल बादल। इसके बाद धीरे धीरे क्या कर रहा है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है, ग्रेविटी के कारण श्रिंक हो जा रहा है। श्रिंक होने के बाद धीरे धीरे ऐसे इलेक्ट्रिकल्स अलग अलग ऑर्बिट बनते जा रहा है, अलग अलग ऑर्बिट में गैसेस जमा होते जा रहा है। उसका धीरे धीरे ये सभी गैसेस और कंडेंस होते जा रहा है, मतलब और पतला होते जा रहा है, और ज्यादा आपका डेंसिटी उसका बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में उसका प्लेनेट और इसका फॉर्मेशन कर लेता है, लास्ट में इसका फॉर्मेशन कर लेता है, प्लेनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे देख रहा हूँ, ये प्लेनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो इसी टाइप से न्यूक्लियर हाइपोथेसिस माना गया है। खाली हाइपोथेसिस याद रखने क्या है, उसका मेन थ्योरी क्या है, बस इसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सब अगर आपको याद हो जाएगा तो आपका काम चल रहा है। चलिए यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बता दूं। न्यूक्लियर हाइपोथेसिस हो गया, कैंट और लैप्लास के द्वारा दिया गया है। मेन आपको याद रखना है, मेन। चलिए,
इसके बाद एक आता है प्लेनेटेसिमल थ्योरी। इसका फोटो होगा, मैं पहले फोटो दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये क्या चीज है भैया, बोला गया है कि ऐसा है कि एक हुआ करता था सन, जो कि पहले से था, ठीक, उसमें से एक तो स्टार था, सॉरी, एक स्टार क्या था, सन के बगल से गुजरा, तो जैसे सन के बगल से गुजरा ना, स्टार का जो माल मटेरियल था, माल मटेरियल क्या है, थोड़ा सा अर्थ का, सन के कारण, सन का जो ग्रेविटी था, सन का जो ग्रेविटी था, उस ग्रेविटी के कारण थोड़ा सा खिंचा गया, खिंचा के अलग हो गया, खिंचा क्या हुआ, अलग हो गया। अलग होने के बाद धीरे धीरे ठंडा हुआ, धीरे धीरे ठंडा होने के बाद अलग अलग प्लेनेट का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। यही वाला है आपका प्लैनेटेसिमल। सॉरी सेकंड, जस्ट सेकंड, पानी में नहीं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। भैया हम पढ़ा रहे थे प्लैनेटेसिमल थ्योरी। प्लैनेटेसिमल थ्योरी क्या कहता है, सिंपल सा भाषा में समझिए कि वो सन है जो पहले से एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में मैंने क्या बताया कि कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी कैसा माना जाता है कि उसमें सन पहले से एग्जिस्ट करता था। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का। हमने न्यूक्लियर हाइपोथेसिस जो बताया, वो किसका एग्जाम्पल था, तो वो जैसे आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, वो इवोल्यूशनरी थ्योरी का था। मतलब सन भी साथ में बन रहा है, प्लेनेट भी साथ में बन रहा है, तो वो एक इवोल्यूशनरी थ्योरी का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है न्यूक्लियर हाइपोथेसिस। तो ये आपको याद रहेगा। चलिए, प्लेनेटेसिमल थ्योरी क्या कहता है कि सन के बगल से कोई स्टार गुजरा तो उसका माल मटेरियल ग्रेविटी के कारण खिंचा गया और धीरे 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 ये टूट टूट के अलग अलग प्लेनेट में चेंज हुआ। इसको हम लोग प्लेनेटेसिमल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनेटेसिमल थ्योरी बोलते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ये बात तो आपको एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दिया गया है, दो तो साइंटिस्ट थे, एक तो का नाम था मॉल्टन, MOULTON, हाँ मॉल्टन नाम है, ठीक है। और एक तो का नाम था कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ठीक है। तो ये दोनों के द्वारा दिया गया है, क्या दिया गया है, प्लांटेसिमल, प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है और किसके द्वारा दिया गया, बस इतना अगर आपको याद रहेगा, या जो याद रहेगा कि क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो भी आपको इनफ आपको जानकारी मिल जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं गैसियस टाइडल, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये क्या चीज है हमारा, तो बेसिकली दो ठो आदमी था, एक ठो नाम था जीन्स और एक ठो का नाम था जैफरी। जीन्स और जैफरीज का स्पेलिंग, चलो, जीन्स और जैफरीज दो ठो आदमी था, ठीक है। ये बेसिकली दोनों के द्वारा दिया गया है गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। चलिए, इसका फोटो अगर होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस में हुआ क्या था, चलिए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा बोला गया कि भैया हमारा जो सन था ना, सन हमारा पहले से था, जो हमारा सन था, हम किसको सन मान रहे हैं, तो जो हमारा सन था वो हमारा पहले से था, ठीक है। सन जो था वो हमारा पहले से था, ठीक। इसके बगल में से कोई स्टार गुजरा, जब इसके बगल में से कोई स्टार गुजरा ना, जैसे ऐसे गुजर रहा है, तो क्या हुआ, तो उसमें से कुछ माल मटेरियल खिंचा गया, ठीक। तो हमने पहले वाले में क्या बताया था, हमने बताया था कि स्टार, सॉरी सॉरी, यहाँ पे सन कह दिया, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे हमको क्या कहना था, हमको ये कहना चाह रहे थे कि बेसिकली दो स्टार अगर आपस में एक दूसरे के साथ गुजरा, प्लेनेटेसिमल को हम थोड़ा क्लियर करते हैं। प्लेनेटेसिमल में क्या था, एक सन था, दूसरा स्टार था, समझ रहे हैं आप, एक सन था और दूसरा स्टार था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें दो ठो स्टार, जो हम आपको बता रहे हैं उसमें क्या है, उसमें दो ठो स्टार है। जब दोनों स्टार आपस में एक दूसरे के अगल बगल से गुजरा, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हमको एक बार कंफर्म करने दीजिए, गुजरा कि टकरा, एक बार हमको देखने दीजिए। क्या करें, बहुत पहले पढ़े थे तो थोड़ा सा दिमाग से उतर के भाग गया है। हाँ, पढ़ लेते हैं। द सन एग्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, इसीलिए इसको हम लोग कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी कहते हैं, प्लैनेटेसिमल नहीं, है ना। A very large star progressively approached close to the sun due to gravitational pull of the star. Gaseous tidal was raised on the surface of sun. As the star come nearer, the tide increased in the size, and then star began to move away. Gaseous tide was detached from the sun. It is a splinter-like
स्पिंडल गैसेस मून मास मून ब्रोक इनटू 10 पीसेस 9 बिना मतलब का चीज़ है, बट कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे आपको फोटो एक्यूरेट नहीं मिल रहा नेट वाला फोटो सही नहीं है, कोई नहीं, हम आपको अपनी से बना के बता देते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि सन हमारा हुआ करता था, ठीक है, सन हमारा हुआ करता था, इसके बगल से एक स्टार गुजरा, तो बगल से स्टार गुजरा तो ऐसा नहीं कि सन का माल मटेरियल निकल गया और बन गया। अगर मटेरियल निकल जाता, उसके मटेरियल निकल जाते, यानी कि उसमें से गैसेस निकल जाता, ठीक है, या फिर उसका अगर कुछ और मटेरियल है सन का, अगर वो निकल जाता, उसको निकलने के बाद वो धीरे धीरे स्टार का फंक्शन करता, तो वो हमारा प्लैनेटेसिमल हो जाता, वो हमारा प्लैनेटेसिमल हो जाता। इसमें क्या हुआ था, इसमें मतलब गैसियस टाइडल में क्या हुआ था, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, गैसियस टाइडल में क्या था, इसका टाइड, टाइड इसका क्या हुआ था, इसका टाइड, ठीक है, टाइड का जो गैस है, गैस का जो टाइड मतलब, टाइड मतलब जैसे आप समझते हैं, समुद्र में जाइए, समुद्र में क्या होता है, लहर आता है। लहर कैसे आता है, समुद्र का लहर, समुद्र का पानी का लेयर है, वो आगे तक आएगा पूरे जोर से, उसका फिर पीछे चला जाएगा, फिर आगे तक आएगा, फिर पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो सन था हमारा, सन के अंदर में भी टाइड आ गया, इसके कारण एक स्टार था जो बगल से गुजरा, उसके कारण स्टार का ग्रेविटी क्या किया, उसको खींच रहा था, बट इसके अंदर में ऐसा ही लहर उठ रहा था, लावा का लहर। सन के वो अंदर में क्या है, बहुत सारा ज्वालामुखी टाइप का, लावा टाइप का मटेरियल है, ठीक है, अलग अलग गैसेस उसमें है, बहुत गर्म गर्म गैसेस है। तो उसका एक वेव उठ रहा था, वेव जैसे समुद्र में कैसे वेव उठता है, समुद्र में पानी का, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग टाइडल गैसेस का वेव उठ रहा था। ऐसे वेव आ रहा था फिर जा रहा था, 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 ऐसे कर करके थोड़ा सा वेव ना, उसके थोड़ा थोड़ा जो टाइड है, थोड़ा थोड़ा जो गैसेस का टाइड है, वो बीच बीच में सेपरेट होते गया, थोड़ा थोड़ा जो गैस का टाइड है वो क्या होती जाएगा, बीच बीच में सेपरेट होते गया, सेपरेट होते गया, सेपरेट होते गया। और इससे सेपरेट होने के बाद ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होकर बन गया, इसीलिए इसको हम लोग गैसियस टाइडल बोलते हैं। अगर देखा जाए तो प्लांटेसिबल में आप स्टार और सन बोले, यहाँ पे भी स्टार ओशन है, ठीक है, यहाँ पर भी स्टार ओशन है, लेकिन दिक्कत क्या है, प्लांटेसिबल में एक बार सन के बगल से स्टार गुजरा तो तुरंत माल अलग हो गया और अपना बन गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लगातार टाइड बनते गया, गैस का टाइड बनते गया, और धीरे धीरे सेपरेट होते गया, होते गया, होते गया, एक लंबे टाइम में, और धीरे धीरे वो ठंडा होकर बना, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी हमारा कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का एग्जाम्पल है, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का एग्जाम्पल, ठीक है। ये सब बेसिकली आपके मेन थ्योरीज है जो आप किताब में पढ़ेंगे। अब हम आपको बता देते हैं, आपको मैंने इवोल्यूशनरी थ्योरी बताया, इवोल्यूशनरी थ्योरी बताया, और हमने आपको कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी बताया, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी बताया। तो हमने इवोल्यूशनरी थ्योरी में क्या बताया, हमने इवोल्यूशनरी थ्योरी में एक एग्जांपल दिया, न्यूबुलर हाइपोथेसिस, न्यूबुलर हाइपोथेसिस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैटास्ट्रॉफिक में हमने आपको 4 थ्योरी बताया अलग अलग, ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्लैनेटेसिमल, प्लैनेटेसिमल, इसके बाद हमने बताया गैसियस टाइडल, ठीक है। अच्छा अच्छा इसके बाद हमने बताया आपका बाइनरी स्टार भी एक होता है, बाइनरी स्टार, और एक आता है आपका गैस डस्ट हाइपोथेसिस, गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं बाइनरी स्टार वाले पे, ठीक है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस के बारे में आते हैं, और गैस टाइप के बारे में भी आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बाइनरी स्टार थ्योरी है, गैसेस टाइटल तो मैंने बताया ना, जीन्स जैफरी, तो जो आपका बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये लेटिलन के द्वारा दिया गया है, लेटिलन के द्वारा, लेटिल्टन, लेटिल्टन सॉरी, लेटिल्टन, एल वाई एल 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 वाई टी टी एल ई, लेटिल्टन, स्पेलिंग मेरे को याद नहीं रहता, थोड़ा सा हमको रिवीजन करना पड़ता है, लेटिल्टन के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है सर, इसमें एक तो स्टार था, ठीक है, उसके बाद एक बगल में स्टार था, ठीक, तो ये जब एक दूसरे के बगल से गुजरा, तो गुजरने के कारण इतना क्लोज आ गया कि बीच में से माल मटेरियल निकल गया और एक अलग अलग सेपरेट बना लिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सन प्लस स्टार वाला, ठीक है, फिर हमने पढ़ा सन प्लस स्टार वाला दूसरा थ्योरी, सन प्लस स्टार वाला एक बार में अलग हो गया, उसके बाद टाइट बन के अलग हुआ, इसका अलग था, इसका अलग थ्योरी था। अब यहाँ पे स्टार प्लस स्टार वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एक स्टार दूसरे स्टार के सामने से गुजरा, जिसके कारण उसके अंदर का माल मटेरियल निकल गया, और धीरे धीरे वो ऐसे ही करके ठंडा होकर हमारा ये बन गया, इसीलिए इसमें बाइनरी स्टार का नाम दिया गया। बाइनरी का मतलब होता है दो, और स्टार का मतलब होता है दो स्टार, दो स्टार के कारण जो बना है उसको हम लोग दो स्टार हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आइए, ठीक। अब गैस डस्ट क्लाउड का मतलब क्या होता है, गैस डस्ट क्लाउड का मतलब, ये क्या हुआ था, ये बेसिकली टकराया था, कॉलिजन हुआ था, दो ठो गैस का स्टार था, दो ठो स्टार को कह लीजिए, या फिर गैसेस क्लाउड, क्लाउड को कह लीजिए, गैसेस क्लाउड को कह लीजिए,
ये दोनों गैसियस क्लाउड जो था ना वो एक दूसरे से टकराया था और टकराने के कारण टूट टूट के छोटा छोटा प्लैनेट में चेंज हो गया। इसको हम लोग गैस डस्ट क्लाउड कहते हैं। इसको हम लोग गैस डस्ट क्लाउड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। जो थ्योरी है, थ्योरीज ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। इसको एक दो बार और देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेट में फोटो देखिएगा तो कुछ अलग ही टाइप का मिलेगा। ओके, अब आते हैं एज ऑफ द अर्थ। एज ऑफ द अर्थ समझिएगा कुछ चीज। देखिएगा, आज हम लोग एक नया पद्धति का आविष्कार किए आजकल, जिससे हमको पता चल पाया कि एज अर्थ का कितना है। लेकिन पहले हमको अलग अलग स्केल से गुजरना पड़ा था। आज का जो स्केल है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। क्या बोलते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग बोलते हैं। ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हमको पता चला है कि जो हमारा पृथ्वी है वो 4600 मिलियन साल पुराना है। 4600 मिलियन साल पुराना है। ठीक है, अभी आप 1 मिलियन बराबर क्या बोलते हैं? 10 लाख बोलते हैं। ठीक है, 10 लाख। 10 लाख को लिखेंगे कैसे? ठीक है, ऐसे लिखेंगे, कुछ इस टाइप से लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये हमारा 10 लाख। ठीक, अगर हम 4600 मिलियन बोलेंगे तो 4600 में 10 लाख को इंटू कर देंगे। अगर हम 4600 मिलियन बोलते हैं, 4600 मिलियन साल पुराना है, तो हम ऐसे करते हैं 4600 लिखिए। ठीक है, इसके बाद इसमें हम 10 लाख को इंटू कर देंगे। चलिए करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब इंटू करने के बाद देखिए 4600, उसका दिया कितना? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब बताइए क्या इसको आप पढ़ पाएंगे? बहुत दिक्कत होगा सर। इसीलिए इतना ज्यादा एज हो रहा है पृथ्वी का, इतना ज्यादा एज हो रहा है पृथ्वी का। ठीक है, अब इसको अगर आप काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मतलब 4 अरब, 4 अरब 60 करोड़, कुछ इस टाइप का डाटा आ जाएगा। अब इतना बड़ा डाटा आपको याद नहीं होगा, इसीलिए जितने भी जियोलॉजिकल टाइम यूज किए जाते हैं सभी मिलियंस ईयर में यूज किए जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर में यूज किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है 4,600 मिलियन साल, 4,600 मिलियन साल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब समझिएगा, जो हमारा एज होता है ना अर्थ का, जो एज ऑफ अर्थ है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कोई तरीका है? तो देखिए ऐसा है कि आज से पहले जनरली 4 तरीके का इस्तेमाल करके हम बताते थे कि अर्थ का हिस्ट्री क्या है, अर्थ का एज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से हम पता करते थे कि अर्थ का एज क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था सर? इसमें हम क्या करते थे, सिंपल बॉडी वाला जो स्ट्रक्चर है उसको जमा करते थे, है ना। तो मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि पैलेंटोलॉजी का हेल्प ले रहे हैं, हिस्टोरिकल जियोलॉजी का हेल्प ले रहे हैं। पैलेंटोलॉजी प्लस स्ट्रेटिग्राफी का हम मदद ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हिस्टोरिकल जियोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हिस्टोरिक जियोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हिस्टोरिक जियोलॉजी बराबर हमने बताया था पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी प्लस स्ट्रेटिग्राफी हमने बताया था। आपको भी याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो एक बार फिर से देखिएगा। जियोलॉजी ऐसा ही है, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, हम कोशिश करेंगे इसको सिंपल, साधारण, लोकल, देहाती भाषा में समझाने का। ठीक, तो हिस्टोरी और इवोल्यूशन से हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? हमने क्या किया, हमने जितने भी बॉडीज पाए गए थे, अलग अलग बॉडीज के बारे में स्टडी किया, अलग अलग बॉडीज के बारे में पता किया, है ना। पता करने के बाद अलग अलग बॉडी का स्टडी किया, उसके बाद हमने सबको एक दूसरे से रिलेट किया, को रिलेट किया, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाया, तो कुल मिलाकर फार्मूला इवोल्यूट किया। उसके बाद हमने बताया, और हमने क्या बताया? हमने गलत बताया। हमने ये बताया कि 1,000 मिलियन साल पुराना है हमारा अर्थ, 1,000 मिलियन साल पुराना है हमारा अर्थ। तो अगर पूछा जाएगा कि हिस्ट्री और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से एज का अर्थ कितना ज्ञात किया गया, तो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से हमारा जो एज ऑफ अर्थ माना गया है वो 1,000 मिलियन साल माना गया। हालांकि ये गलत है, लेकिन हमको 1,000 मिलियन साल इससे पता चला, इससे हमको पता चला है कि 1,000 मिलियन साल बेसिकली इसका एज है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये तो और गोबर कर दिया हम लोग। कौन सा? फ्रॉम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, फ्रॉम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऐसा माना गया कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, ऐसा मान लिया साइंटिस्ट लोग मान लेता है, तो बहुत सारा छोटा छोटा सेडिमेंट 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 मिल मिल के रॉक बने होंगे। इसके बाद इस रॉक के ऊपर में पानी आया होगा, उसके बाद उस पर लाइफ आया होगा। तो सबसे पहले सेडिमेंट पैदा हुआ होगा, ऐसा माना तो साइंटिस्ट, ऐसा माना साइंटिस्ट, और ऐसा मान के धीरे धीरे एनालिसिस किया, है ना। तो
इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता चला कि जो हमारा एज ऑफ अर्थ है, ये सब चीज को एनालाइसिस करने के बाद हमारा जो एज ऑफ अर्थ है, मतलब सेडिमेंटेशन को स्टडी किए और उससे हमको पता चला जो हमारा एज ऑफ अर्थ है वो कितना है, 500 मिलियन साल, 500 मिलियन ईयर आपका एज ऑफ अर्थ है। ठीक है, 500 मिलियन ईयर आपका एज ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इस मेथड से माना गया, सेडिमेंटेशन मेथड, सेडिमेंटेशन को स्टडी किया गया और उसके हिसाब से बताया गया। तो ये भी हम लोग गूगल किए, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन, सेडिमेंटेशन। ठीक, इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किए जो एकदम बेतुका एक्सपेरिमेंट था, ये तो और ही समझिए कि लालच लालच है ऐसा साइंटिस्ट पे। ठीक, तीसरा नंबर पे हमने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, फ्रॉम सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, ऑफ सी वाटर। अब देखिए ऐसा है कि बोला गया कि जब अर्थ शुरू में फॉर्मेशन हुआ था ना, अर्थ का शुरू में फॉर्मेशन हुआ था, जिसको ऐसे समझिए, सिंपल भाषा में समझिए, हम क्या किए, हम एक वाटर का टैंक ले लिए, हम क्या किए, हम एक वाटर का टैंक ले लिए। ठीक है, वाटर का टैंक में हम क्या किए, पानी भर दिए, एकदम ताजा ताजा पानी, अभी अभी लाए एकदम फ्रेश पानी, फ्रेश वाटर लाए, फ्रेश वाटर, हम इसको भर दिए टैंक में। इसके बाद हम क्या किए, इसको एक लंबे टाइम तक छोड़ दिए। ठीक है, एक लंबे टाइम तक छोड़ दिए, तो ये पानी क्या हुआ, धीरे धीरे गंदा होते गया, पानी धीरे धीरे गंदा होते गया, गंदा होते गया, गंदा होते गया, गंदा होते गया। ठीक है, तो अब हम गंदा वाला टैंक अगर मान के चलिए कोई आदमी देख रहा है, तो उस गंदा वाले टैंक को देख के ये कह सकता है कि जब शुरू में आप फ्रेश वाटर भरे थे ना, तब से अभी तक का समय, अभी से तब से अभी तक का समय अगर वो याद कर ले, तो मान लेगा कि वही आपका फ्रेश वाटर वाला जब आप भरे थे तब का टाइम। अब साइंटिस्ट लोग क्या मान लिया, साइंटिस्ट लोग मान लिया कि भैया जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ में जो समंदर है, समंदर है यानी सी है, समंदर है, ओशियन है। ठीक है, तो बोला गया कि महासागर में और सागर में जो पानी है वो पानी खारा पानी है, वो हमारा क्या है, सॉल्टी वाटर। तो ऐसा मान लिया कि भाई जब नया नया पृथ्वी बना था ना, तो जो हमारा धरती का पानी था ना, ओशियन वाला, वो एकदम मीठा पानी था। अपने मान लिया, कोई इसका प्रमाण नहीं है, बस मान लिया, भाई मान लिया तो मान लिया। तो बोला गया है कि जो समंदर का पानी था ना, वो एकदम जब जब पृथ्वी बना था, एकदम नया नया फ्रेश फ्रेश पृथ्वी बना था, तो उसका जो पानी था वो मीठा पानी था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ गंदगी के कारण जो पानी है वो धीरे 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 खारा पानी हो गया, क्या साल्टी वाटर होता गया, साल्टी वाटर। तो अगर हम इसका सैलिनिटी नाप ले, सैलिनिटी का मतलब होता है कि कितना दिन लग गया इसको साल्टी होने में, अगर हमको ये चीज पता चल जाएगा तो हमारा एज ऑफ अर्थ पता चल जाएगा। और इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इतना बड़ा बड़ा बात करने के बाद ये निकाला कितना एज ऑफ, तो गूगल कर दिया, समझिए 120 मिलियन ईयर में माना, 120 मिलियन ईयर बोला कि ये एज ऑफ अर्थ है। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सैलिनिटी ऑफ वाटर, अकॉर्डिंग टू सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, या वाटर जो भी कह लीजिए, सी वाटर का सैलिनिटी को देखते हुए 120 मिलियन साल माना। बताइए, ये भी कोई बात नहीं। चलिए तीसरा थ्योरी भी आपको पता चल गया, चौथा पे आते हैं, चौथा पे आते हैं। चौथा क्या है भैया, चौथा है फ्रॉम, फ्रॉम रेट ऑफ कूलिंग, फ्रॉम रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट सही हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर आया बहुत गलत आया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या था, इसमें एक साइंटिस्ट था जो अपना नाम भी पब्लिश करवाया था, इसका नाम है लॉर्ड केल्विन, बाकी में साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो। लॉर्ड केल्विन नाम का इसको साइंटिस्ट, वो एज का कैलकुलेशन किया, अर्थ का एज का कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया पता है, बताते हैं आपको। बोला वो कि जो वॉल्केनो होता है ना, वॉल्केनो, वॉल्केनो फटा, ठीक है, या फिर धरती गर्म था, धरती क्या था, धरती बोला कि धरती लावा था शुरू में, उसका धीरे 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 वो ठंडा होते गया, धीरे 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 वो ठंडा होते गया, ठंडा होते गया, ठंडा होते गया। या तो वॉल्केनो फट के जब धीरे धीरे ठंडा होते गया तो धीरे धीरे इसका सरफेस बना। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि कितना समय में वो ठंडा हुआ, तो हम ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग, मतलब ये हम बता सकते हैं कि एज ऑफ अर्थ क्या है। एज ऑफ अर्थ हम कैसे बता सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ, मतलब शुरू में क्या था, शुरू में बोला कि पृथ्वी जो है वो एकदम लावा से बना हुआ, गरम गरम लावा है पृथ्वी में सब जगह। उसका धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद धीरे धीरे इसमें लाइफ आया। तो अगर हम एज पता कर ले कि रेट ऑफ कूलिंग का एज क्या है, रेट ऑफ कूलिंग का, तो हम ये बता सकते हैं कि एज ऑफ अर्थ क्या है। इतना सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये गूगल कर दिया। ये भी बोला कितना, 20 से 40 मिलियन साल बताया, 20 से 40 मिलियन साल बताया एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ कितना बताया, 20 से 40 मिलियन साल। बताइए, ये भी कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं, गलत बता दिया, पूरा तरह से गलत बता दिया, गोबर कर दिया। इसके बाद अब जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, एकदम भयंकर एक्सपेरिमेंट था, अब तो हाई लेवल पे हो गया, और इसको सब माना। इसको बोलते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इसको क्या बोलते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ठीक है, इसमें क्या था, तो बेसिकली कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिए गए, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिए गए।
जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं जनरली, है ना, जो यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का न केवल यूरेनियम पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, बल्कि इसको हम लोग रेडियो एक्टिव हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव हीटिंग के लिए भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जनरली, ठीक, जिसमें जो कार्बन वाला है, कार्बन वाला उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। C12 है, C13 है ना, और C14 है। इसमें से हम लोग जनरली C14 का इस्तेमाल करते हैं। C14 का इसलिए क्योंकि इसको रेडियो एक्टिव माना जाता है, रेडियो एक्टिव माना जाता है ना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा गया कि रेडियो एक्टिव है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ना, बोला गया कि ये हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो एक्टिव हीटिंग में ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ यूरेनियम और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग आइसोटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो रेडियो एक्टिव है सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने बताया यूरेनियम 238, ठीक है, यूरेनियम के बाद पोटासियम के है, K40 के बारे में पता किया हम। फिर हम पता किया रूबिडियम, रूबिडियम का फॉर्मूला हमको नहीं पता इसलिए पूरा नाम नहीं है। रूबिडियम 87 के बारे में हम पता किए, है ना। ऐसे कर करके हमको लीड के बारे में फिर पता चला कि लीड का एक आइसोटोप है, जो लीड का आइसोटोप है, ये भी रेडियो एक्टिव हो सकता है। फिर हम आर्गन के बारे में पता कि आर्गन 40 उसके बारे में पता किए। फिर हम स्ट्रोंटियम के बारे में पता किए। तो कुल मिलाकर के है तो बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है दो। कौन सा? यूरेनियम 238 और कार्बन 14। ये दो आपको याद रखना चाहिए, ये दो आपकी जुबान पे होना चाहिए, साहिब जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। और ये बोला गया कि ये क्या है, ये लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ। पहले क्या है, पहले हम धरती को देख रहे हैं, समुद्र का पानी को देख रहे हैं, समुद्र का कूलिंग को देख रहे हैं, रेट ऑफ कूलिंग को देख रहे हैं, सेडिमेंट जमा हो रहा है उसको देख रहे हैं। ये सब चीज को देख के अंदाजा लगा दे रहे हैं कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, तो मेरा मतलब का बात हो गया। लेकिन रेडियो एक्टिव डेटिंग आपका पहली बार लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें अलग अलग टाइप के रॉक्स को कलेक्ट किया गया, अलग अलग टाइप के रॉक को अलग अलग जगह से कलेक्ट किया गया, ठीक है। इसके बाद treatment, the radioactive isotope is often referred to as parent, and the radioactive resulting from the decay the parent is the doctor product, है ना। चलिए हम आपको समझा देते हैं, समझिएगा, सिंपल भाषा में समझा देते हैं। जैसे commonly used in radioactive half life is the common expression that half life may be defined as the amount of living world। चलिए ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो ऐसा है कि मान के चलिए आपको हम एक बाइक दे दें, और बाइक दे के बोले कि बताओ भाई इसका माइलेज कितना है। तो आप क्या करेंगे, आप बाइक का टंकी को खाली करेंगे, जो बाइक का टंकी उसको पूरा खाली कर देंगे, ठीक है। खाली करने के बाद उसमें क्या करेंगे, 1 लीटर तेल डलाएंगे, और 1 लीटर तेल डालने के बाद उसको भाई चला के देखेंगे, जितना देर चल गया, मान के चलिए 60 किलोमीटर चला और बंद हो गया गाड़ी, उसके बाद देखिए तेल खत्म हो गया। तो मतलब ये हुआ कि 60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रहा है ना, 60 kmpl का माइलेज दे रहा है आपका, 60, ठीक है। लेकिन क्या आप अगर 1 किलो, मान के चलिए 1 लीटर तेल नहीं डालते, आप अगर 500 ml तेल डालते तो क्या आपको माइलेज पता नहीं चलता? आप बोलेंगे यार बिल्कुल पता चलता, 500 लीटर में मान के चलिए 30 किलोमीटर चलता, तो हम इसको 2 से इंटू कर देते। हम आधा तेल अगर डाले हैं, 1 लीटर का आधा तेल डाले हैं, तो हम लोग उसको आधा किलोमीटर मतलब जितना निकला उसको 2 से इंटू कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? 500 ml को 2 से इंटू कर देंगे तो 1000 ml हो जाएगा, 1000 ml बराबर 1 लीटर। तो उसी तरह से यहाँ पे जो किलोमीटर निकला उसको इंटू कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल यही सिद्धांत का उपयोग किया जाता है रेडियो एक्टिव में। क्या किया जाता है, अलग टाइप का एक रॉक लिए है, चट्टान लिए है, इस चट्टान को हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का एक वेसल होता है उसमें डालते हैं, और इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव 238, ठीक। इसमें हम लोग रॉक को पूरी तरह से डुबा दिए, सो रॉक को पूरी तरह से डुबा दिए, ऑक्सीजन से सेपरेट कर दिए हैं, वैक्यूम है अंदर में और कोई गैसेस नहीं है। अब इसको हम ना पिघलने देंगे, रॉक को क्या करेंगे, पिघलने देंगे, और उसका टाइम नोट करेंगे, ठीक है। तो रॉक मान के चलिए 1 किलो का था, समझिएगा सिंपल भाषा में, और रॉक को हम देख रहे हैं आज से 4 साल के बाद, और वो रॉक कितना हो जा रहा है, रॉक हो जा रहा है 500 ग्राम का। तो हम समझ जाएंगे कि रॉक आधा पिघल गया, जो चट्टान था हमारा 1 किलो का, वो चट्टान अगर 500 ग्राम का हो जा रहा है 4 साल में, तो हम कह देंगे रॉक आधा पिघल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू टू करके निकाल सकते हैं कि 8 साल लगेगा इसको पूरी तरह से पिघलने में, ठीक है। 8 साल लगेगा इसको पूरी तरह से पिघलने में, ठीक है। तो वही पिघलने के बेसिस पे अलग अलग टाइप के हम रॉक लेते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के बहुत सारा सैंपल को कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे सैंपल को हम गला के देखते हैं, और उसका एक एवरेज निकालते हैं, उसका एक एवरेज निकालें, और एवरेज निकालने के बाद फिर उसको हम लोग कैलकुलेट किए, पर्टिकुलर एज ऑफ द रॉक का एक फॉर्मूला होता है जो आपके काम का नहीं है, लेकिन हम आपको लिख दे रहे हैं, 3.23 log 10 है शायद, उसके बाद 1 + ND/NP। एनडी क्या है, एनपी क्या है, एनडी है डाउटर प्रोडक्ट, एनडी क्या है, डाउटर प्रोडक्ट। डाउटर प्रोडक्ट क्या होता है समझते हैं।
देखिए ऐसा है कि जो हम रेडियो एक्टिव में डालें, रेडियो एक्टिव मटेरियल में जो चट्टान डालें और चट्टान डालने के बाद 4 साल लगा उसको पिघलने में, तो पिघलने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डाउटर प्रोडक्ट है। जो पत्थर था वो क्या था, डाउटर प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। और जब शुरू में डाल रहे थे, जो चट्टान मेरा ओरिजिनल चट्टान था 1 किलो वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पेरेंट रॉक बोलेंगे, पेरेंट रॉक बोला, सॉरी, पेरेंट प्रोडक्ट बोलेंगे, पेरेंट प्रोडक्ट बोलेंगे। पेरेंट प्रोडक्ट को एमपी और डाउटर प्रोडक्ट को एनडी, ठीक है। इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, यानी कि 3.23 टी, टी का मतलब हो जाएगा टाइम, टाइम कितना लगा 4 साल, तो 3.23 इंटू 4 साल log 10 का वैल्यू डालेंगे, फिर 1 प्लस एनडी हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, डॉटर प्रोडक्ट हम बोले हैं, तो डॉटर प्रोडक्ट का जो भी वजन होगा, जैसे डॉटर प्रोडक्ट का वजन है 500 ग्राम डिवाइडेड बाई एनपीवी, जो पेरेंट प्रोडक्ट था उसका वजन कितना था, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो का था। इस फॉर्मूला में बैठा देंगे तो हमारा एज ऑफ द रॉक निकल जाएगा। ऐसे कर करके हम लोग अलग अलग टाइप के सभी चट्टान का रॉक निकालेंगे और सबका एवरेज कर देंगे तो हमारा एज ऑफ द अर्थ आ जाता है। और यही एज ऑफ द अर्थ जो निकाला गया है वो 4600 मिलियन ईयर निकाला गया है इसमें, 4600 मिलियन ईयर निकाला गया है इसमें। अब आप कोई भी किताब का क्वेश्चन उठाइए और जहां तक हम पढ़ाए बनाएंगे, आप बख्शी साहब का किताब उठाइए, है ना, आप कोई भी जूलॉजी का किताब उठाइए, माइंस इंस्पेक्टर का किताब उठाइए और उठा के जहां तक हम पढ़ाए वहां तक का बनाइए, आपको आराम से बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका आराम से बनेगा, आपको घबराने वाली बात नहीं। अब हमको 2-4 चीज एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहते हैं, जो आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जूलॉजी का एक पहला सिद्धांत है कि समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो रट। जूलॉजी में ये सिद्धांत एकदम छाप लो दिमाग में, ठीक है। चलो अब हम आपको कुछ चीज है जो लिखवाएंगे और आपको रट लेना उसको, ठीक है। देखिए ऐसा है कि कुछ मीटर जैसे होता है, जैसे हम आपको आपको बोलेंगे कि टेम्परेचर नापो तो मेरा बॉडी का, तो आप क्या करेंगे, आप थर्मामीटर ले आएंगे, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर नाप लेंगे, ठीक है ना, ऐसे करते हैं हम। अगर हम आपको बोलेंगे ह्यूमिडिटी नापो तो आप क्या करेंगे, आप हाइग्रोमीटर ले आएंगे। तो ऐसे करके अर्थ का अलग अलग चीज को नापने के लिए अलग अलग स्केल होता था, उस स्केल के बारे में आपको खाली याद रखना है, ठीक है। जैसे एक पहला स्केल था वर्ब क्लॉक मेथड, वर्ब क्लॉक मेथड, ये क्या चीज था इसमें हम समझाते हैं। तो वर्ब क्लॉक मेथड में हम क्या करते थे, तो जो सेडिमेंट्री रॉक था ना, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक हम लोग जाके खोजते थे कहाँ, बर्फ में। बर्फ मतलब जैसे कि अंटार्कटिक हो गया या ऐसा रीजन जहाँ पे बर्फ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल रीजन बोलते हैं, ग्लेशियल, GLACIAL, ग्लेशियल रीजन या ग्लेशियल ओरिजिन। ग्लेशियल ओरिजिन में जाके हम क्या खोजते हैं, हम लोग फाइन सेडिमेंट्री रॉक खोजते हैं, फाइन सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और उसके बाद उसका हम लोग एज नापते हैं, किससे नापते हैं, वर्ब क्लॉक मेथड से नापते हैं, वर्ब क्लॉक मेथड, ठीक है, सॉरी। जो क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है वर्ब क्लॉक। वर्ब क्लॉक क्या नापता है, तो बेसिकली ये नापता है फाइन सेडिमेंटेशन का, फाइन सेडिमेंटेशन को नापता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, ये याद रखिए कि वर्ब क्लॉक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे जो बर्फ वाला जगह है वहां पे जाके कितना टाइम में सेडिमेंटेशन हुआ है, धीरे धीरे सेडिमेंट जमा हुआ है, उसको हम लोग नापते हैं, वर्ब क्लॉक मेथड से नापते हैं। इससे हमको एज क्या पता चला है, इससे हमको पता चला एक, सॉरी, इससे हम लोग कितना एज तक का नाप सकते हैं, तो इससे हम लोग 0 से 10,000 साल तक का बर्फ या सेडिमेंटेशन नाप सकते हैं, सेडिमेंटेशन नाप सकते हैं। तो वर्ब क्लॉक क्या है, तो सेडिमेंटेशन नापने का एक क्लॉक है। वर्ब क्लॉक क्या है, सेडिमेंटेशन नापने का एक क्लॉक है। वर्ब क्लॉक क्या है, सेडिमेंटेशन नापने का एक क्लॉक है। वर्ब क्लॉक क्या है, सेडिमेंटेशन नापने का एक क्लॉक। यहां तक आपको रटा गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, आई होप। चलिए अब एक दूसरा क्लॉक का याद करते हैं। एक आता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्लॉक मेथड। ये क्या चीज होता है इसको हम समझते हैं। तो जैसे उसमें हम क्या किए थे, उसमें हम ऐसे नापे थे बर्फ वाला जगह में जाके। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ नॉर्मल जमीन में कहीं भी जाएंगे और जाके देखेंगे जो सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, वो सेडिमेंटेशन होने में कितना समय लग रहा है और हर साल कितना हो रहा है। एनुअल रेट निकालेंगे, एनुअल रेट निकालेंगे कि हर साल कितना हो रहा है। तो हर साल जानते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो सेडिमेंटेशन क्लॉक है इससे हम नापे, सेडिमेंटेशन क्लॉक से हम क्या नाप सकते हैं, सेडिमेंटेशन क्लॉक से हम लोग एनुअल रॉक सेडिमेंटेशन नाप सकते हैं, एनुअल रॉक सेडिमेंटेशन नाप सकते हैं, ठीक है, एनुअल रॉक, है ना। अब उसमें क्या नापे, उसमें बर्फ वाला रिगर में जितना डिपॉजिट है पूरा पूरी नापे, जितना सेडिमेंटेशन हुआ पूरा पूरी नापे, उसको हम लोग वर्ब क्लॉक से नापते हैं। सेडिमेंटेशन क्लॉक से एनुअल रॉक सेडिमेंटेशन नापे। इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि 775 साल लग जाते हैं जनाब 1 फीट डिपॉजिट होने में।
एवरेज एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे बहुत जल्दी हो जा रहा है, कहीं पे लेट हो जा रहा है, एवरेज बता रहे हैं, धरती का एवरेज बता रहे हैं, धरती का एवरेज, धरती का एवरेज, अर्थ का एवरेज बता रहे हैं कि अर्थ का एवरेज सेडिमेंटेशन रेट क्या है, अगर पूछेगा, जो कि पूछता है हरियाणा वाला में, ये सेम क्वेश्चन था, धरती का एवरेज सेडिमेंटेशन रेट कितना, तो बोलिएगा 775 साल लग जाता है 1 फीट डिपोजिट होने। 1 फीट मतलब हाथ को समझिए ना, कि हाथ को जब आप फोल्ड करते हैं, है ना, तो जितना दूर तक फोल्ड करते हैं समझिए वो 1 फीट है, 1 फीट डिपोजिट होने में इतना साल का समय लग जाता है, समझिएगा कितना समय लग जाता है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एक और चीज, एक होता है सैलिनिटी रॉक, सैलिनिटी क्लॉक, सॉरी सैलिनिटी आपको पता चल गया कि समुद्र में कितना नमक है उसको नापने के लिए हम लोग सैलिनिटी क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सैलिनिटी क्लॉक हम लोग कितना नाप सकते हैं, तो 100 मिलियन साल तक हम लोग सैलिनिटी क्लॉक से नाप सकते हैं, 100 मिलियन साल तक इसका रेंज होता है ना, 100 मिलियन क्लॉक साल तक इसका रेंज होता है। ये बेसिकली जॉली बनाया था, सैलिनिटी क्लॉक कौन बनाया था, जॉली बनाया था, जॉली जॉली एलएलबी वाला जॉली, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक और चीज, ठीक है। देखिए ऐसा माना गया है कि जब धरती बना था ना, जब अर्थ बना था, तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर मतलब धरती जस्ट गरम गरम अभी भी बना है, जैसे मान के चलिए पकौड़ा गरम गरम तल के आपको दिए हाथ में, तो पकौड़ा का टेम्परेचर नाप रहे, इसी तरह समझिए जो अर्थ है वो गरम गरम बना है, उसका इनिशियल टेम्परेचर नापा गया, तो पता चला कि 3900 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इनिशियल टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये तो शायद यूपीएससी का वाइस में पूछा है, अर्थ का इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है, तो 3900 डिग्री सेंटीग्रेड, 3900 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का टेम्परेचर होता है। और ये कैसे पता चला सर, तो ये एक लॉर्ड कैल्विन नाम का वैज्ञानिक था, लॉर्ड कैल्विन नाम का वैज्ञानिक था, जो बोला है कि ये अर्थ का टेम्परेचर है, ठीक है, वो नाप के बताया कि भैया ये जो है अर्थ का टेम्परेचर, ठीक। चलिए बाकी मैंने एज तो बता ही दिया, कूलिंग ऑफ अर्थ का के हिसाब से एज हमने बता दिया है 20 से 40, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ना आप एक काम करो यार, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप एक काम करो, एक किताब है जिसका नाम है आर के बॉपची, ठीक है। अगर ये किताब आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए। अगर आप 9th इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके पास होना चाहिए, बहुत अच्छा किताब माना जाता है इससे। हो सकता है इससे क्वेश्चन ना मिले, हो सकता है इससे क्वेश्चन ना पड़े, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना मिले, लेकिन जब आप पढ़ेंगे मेरे से, उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया ना, तो आपका थ्योरी प्लस ब्रेन यही काम आता है सर। और याद रखिएगा एनपीपीएससी को आप आसान मत मानिए, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन जनरली हूबहू उठा के क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपका कॉन्सेप्ट देखता है, इसीलिए हम आपको इतना डिटेल में कॉन्सेप्चुअल समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एकदम बढ़िया से याद रखना, और ये किताब निकालिए, अब ये किताब बनाना शुरू कीजिए, जितना हम पढ़ाएं उतना तक का क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है। अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भेजिए मुझे को व्हाट्सएप पे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, या क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें उसमें ग्रुप में भी डाल सकते हैं आप, ऐप में, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, आज आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अगर आप एमपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 6200670155 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, है ना। या साथ ही साथ अगर आप ओवरमैन की तैयारी करना चाहते हैं, माइनिंग सरदार का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सेकंड क्लास मैनेजर कोर का ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस केस में भी आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।